दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है पी सुब्रमण्यम। मैं सभा से बहुत संबंधित हूं। मदुरै में रहने वाले एक प्रचारक हूं। सारे छात्र सभा से लाभान्वित होकर परीक्षा में अच्छे अंक पाकर प्रवीण हो जाएं, ये हमारी सभा की ओर से हमारी मर्जी है, हमारी बधाई है। प्रवीण तक पहुंच चुके हैं। साहित्य के बारे में आप ज़्यादा जानते होंगे। प्रवीण शब्द का अर्थ ही मास्टर, निपुण। इसमें हमारी सभा ने पूर्वार्ध उत्तरार्ध ऐसा दो भागों में विभाजन किया है। आप लोगों को पता है कि पूर्व अर्ध, अर्ध शब्द का अर्थ है आधा। अर्ध शब्द हमारे दक्षिण भाषाएं सभी में हैं। अर्धरात्रि वो अर्ध। पूर्व अर्ध माने प्रीवियस हाफ। जैसे यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में सेमेस्टर में बंटवारा करके पाठों को पढ़ाते हैं, वैसे ही उस जमाने में ही हमारी सभा ने विशारद प्रवीण जैसे उच्च परीक्षाओं को दो भाग में बांट करके पूर्व अर्ध उत्तर अर्ध, दैट इज प्रीवियस हाफ एंड फाइनल हाफ। पूर्वार्ध में आप प्रवेश कर चुके हैं प्रवीण बनने के लिए। यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है आज हम पढ़ने वाले हैं, दक्षिण की कथाएं। हमारी संस्था का नाम ही दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। 1918 में महात्मा गांधी ने दक्षिण में होने वाले चारों प्रांतों में हिंदी की बोलचाल कम होने के नाते उसकी वृद्धि करने के हेतु इस संस्था का निर्माण किया था, स्थापना की थी। उस दक्षिण में जो साहित्य हम प्रवीण बन चुके हैं, दक्षिण में होने वाले साहित्यों को उत्तर में होने वाले भाषाओं में और उत्तर में होने वाले साहित्यों को दक्षिण में होने वाले भाषाओं को आदान प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए दक्षिण में जो प्रबल हैं, मशहूर हैं, उन साहित्यकारों को मास्टरपीस माने जाने वाले कहानियों को हिंदी में अनुवाद करके हिंदी पढ़ने वाले प्रांतों में भी इस कहानियों की रुचि दिखाने के लिए ही ऐसी एक व्यवस्था हुई है। इस हमारे सिलेबस में होने वाले ये दक्षिण की कथाएं किताब में 4 भागों में बांटकर हमारे दक्षिण प्रांतों के चारों में तमिल से 3, तेलुगु से 3, कन्नड़ से 3, मलयालम से 3 ऐसा 12 कथाओं का अनुवाद करके हमें दिया है। पहले मैंने बताया, जब हम प्रवीण तक पहुंच चुके तो साहित्य में हमारा भी हाथ होना चाहिए। यहाँ की भाषाओं से वहाँ और वहाँ की भाषाओं से यहाँ आने के कारण साहित्य की वृद्धि होती है। उत्तर की गंगा कावेरी तक पहुँच जाए तो हमारे लिए ज़्यादा पानी मिलेगा। मध्य की कावेरी दक्षिण तक पहुँच जाए तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा पानी मिलेगा। वैसे ही ये वाणी भी, पानी के समान वाणी भी उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर बहते रहने से ही साहित्य का बहाव, साहित्य का बहना वृद्धि होगी। इसके कारण ही ये कहानी है। इन 12 कहानी में जितना हो सके उतना हम अब एक आईबेड व्यू, ऐसा अंग्रेजी में कहेंगे ना, ऐसा विहंगा अवलोकन में देखेंगे। ये कहानी पढ़ना हमारा ध्येय नहीं है। चाहे हम मध्यमा राष्ट्रभाषा के छात्र हों तो कहानी पढ़ते रहेंगे, मगर ये कहानी किस तरह बनाई हुई है, रचनाकार कौन है, उनका जो काव्य रुचि, काव्य सौष्ठव क्या है, ये कहानी में कौन सा रस है। आगे आप लोग प्रवीण उत्तरार्ध में रसचंद अलंकार पढ़ेंगे। इसमें कौन सा रस होता है, इसे किस तरह उन्होंने प्रकट किया है, इसके बारे में एनालाइज करना, आलोचना करना, वही हमारा स्तर है। राष्ट्रभाषा के छात्रों के समान कहानी नहीं, नवकथाएं जैसे कहानी पढ़ने वाले हम नहीं हैं। उस कहानी के अंदर होने वाले सौष्ठव माने सौंदर्य, साहित्य का, काव्य का सौष्ठव क्या है,
उसके अंदर आलोचना करना ही हमारा ध्येय है। इसलिए थोड़ा सा विहंगावलोकन में इसकी आलोचना हम करेंगे। पहले ये तेलुगु हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के समान ये आंध्रा आता है, इसलिए पहले तेलुगु कहानियाँ आती है हमारी किताब में। उसमें देखेंगे मेरी पत्नी। मेरी पत्नी तेलुगु के मशहूर कहानीकार मुनिमाणिक्यम नरसिम्हा से रचा हुआ है। मेरी पत्नी शब्द का अर्थ ही पत्नी से आश्रित पति और पति से आश्रित पत्नी। साधारण मध्यवर्गीय परिवार में जिस तरह दोनों के बीच प्रेम, दोनों अन्योन्याश्रित होते हैं, इसके बारे में उन्होंने रुचिपूर्ण वर्णन किया है। कांतम ये मेन कैरेक्टर है, इस कहानी की रीढ़ की हड्डी है। कांतम के पति उपपात्र होते हैं। ये कांतम कहानियाँ ऐसा हमारे मुनिमाणिक्यम नरसिम्हा ने कई कहानियाँ तेलुगु में लिखी हैं। कांतम की कहानियाँ ऐसा एक सीरियल ही है। कांतम कैरेक्टर वो चरित्र उनके लिए बहुत जनरंजक पात्र होता है। यहाँ कांतम साधारण मध्यवर्गीय परिवार के समान ये वस्तुओं पर, घरेलू वस्तुओं पर ज़्यादा चाह रखने वाली, उनको पालन पोषण करने वाली, जितना हो सके उतना खर्च, घरेलू खर्च को कम करने वाली, पति को अपने वश में रख कर अपने मार्गदर्शन पर उनके चलाने वाली, ऐसा एक चरित्र है। इस कहानी में व्यंग्यात्मक रूप से बताया गया है। इसका बेसिकल श्रृंगार रस ही है, लेकिन श्रृंगार उतना नहीं है। आंतरिक प्रेम, मध्यवर्गीय साधारण परिवार के पति पत्नी के बीच में होने वाले मध्यवर्गीय प्रेम, ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। आत्मकथात्मक माने प्रवीण के छात्रों को मालूम है, अंग्रेजी में उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। कथावाचक, कथाकार अपने अनुभव के बताने की रीति से ये कहने वाला वो सिस्टम है आत्मकथात्मक शैली, उसमें ही लिखा है। इसलिए मैं ऐसा कथावाचक बताते हैं। कथावाचक को एक बार अपने गांव के बाहर जाना पड़ता है। उनकी पत्नी की सहेली तपेदिक एक रोग है। तपेदिक माने अंग्रेजी में ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ये टीबीबी अब्रीवेट करके करते हैं। ये तपेदिक से ग्रस्त ये पत्नी की सहेली शेषम्मा एक सैनिटोरियम में एडमिशन हुई है। उनको एक बार औपचारिक रूप से देख कर आने के लिए पत्नी के बदले पति जाते हैं, यही नियम है। उसके बगल में होने वाले गांव में इनकी बेटी शादीशुदा होकर वहाँ बसती है। सहेली को देख करके वैसे ही बेटी को भी देखने की इच्छा है। ऐसा एक प्रबंध पति और पत्नी दोनों करते हैं। पति रवाना होते हैं, तब पत्नी उपदेश देती है ज़्यादा खर्च न करना, बेटी के लिए 10 रुपये दे देना, ज़रूर शेष माह से औपचारिक रूप से बातें करना, सामानों को सुचारू रूप से और बहुत ध्यान से रखना। ऐसा एक स्कूल जाने वाले बेटे को माँ किस तरह आदेश देती है, सलाह देती है, उस तरह अपने पति को दे करके भेजती है। पहले पति एक बैग और बेड, ये कहानी जो है हमारे अब पढ़ने वाली सारी कहानियाँ 70-80 वर्षों के पहले लिखी गई हैं, इसलिए उस ज़माने को हमें याद करना है। उस ज़माने पर होल डाल कहेंगे बेड को बिस्तर बांध कर, आज भी वो हिंदी में ये फ्रेज है बोरिया बिस्तर बांधना। बिस्तर अलग बांधकर अपने कपड़ों को अलग बोरी में रख करके दोनों लेकर यात्रा करने वाले थे उस जमाने के लोग। उसी के समान हमारे नायक भी रवाना होते हैं जब तब पत्नी आलोचना एडवाइस करती है कि नहीं नहीं 2 लेकर जाना आपके लिए मुश्किल है, 2 दिनों की यात्रा है, इसलिए अपने कपड़ों को बेड के अंदर ही रख करके जावें तो एक ही सामान हो जाएगा। उसके अनुसार वे चलते हैं।
वे 25 रुपये मांगते गए, नहीं नहीं 10 रुपये के अंदर खर्च करके आ जाइए, ऐसा भी कहते गए। फिर ऐसा वैसा बातें करके 25 रुपये लेकर ये निकलते हैं हमारे महानुभाव। उनके यात्रा पर राजमहेंद्रम वहाँ जाना पड़ता है शेषम माँ को देखने के लिए। राजमहेंद्रम जाकर वहाँ शेषम माँ को सैनिटोरियम में मिलकर उनके औपचारिक रूप से बातें करके ये निकलते हैं। ये बहुत बुद्धिमान ऐसा अपनी पत्नी को दिखाना चाहते हैं। एक बस में यात्रा करते वक्त सीधे अपनी बेटी के गांव तक जावें तो पैसा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बीच में एक गांव में उतर कर जावें तो पैसा बच जाएगा। इसलिए पहले एक गांव के लिए टिकट काटता है और दूसरे गांव के लिए टिकट काटता है। इससे 6 आना उस ज़माने का 6 आना बच जाएगा, इसलिए पत्नी हमारी तारीफ करेगी, ऐसा सोचकर ये जाते हैं। लेकिन एक गांव में उतरकर ये स्टेशन पर जाकर दूसरे टिकट लेने के पहले गाड़ी निकल जाती है। गाड़ी के अंदर उनका बेड है। ये टिकट लेकर के लौटते ही किसी ने स्टेशन में इनका पर्स चुरा लिया गया। अब पैसा भी नहीं, सामान भी नहीं, अकेले एक स्टेशन पर वे टिक गए। उसके बाद वहाँ होने वाले एक मित्र से कुछ पैसा लेकर के ये लौट जाते हैं। लौटते वक्त सामान खो गई, पैसा खो गया, इस चिंता से भी ज़्यादा उनकी चिंता गई पत्नी से क्या जवाब दें, घर में कैसे प्रवेश करें। इस चिंता से घर वापस आते हैं। अंदर आते ही बेडिंग के बारे में पत्नी पूछती गई। हाँ, एक मित्र के पास ऐसा ही समाधान देते गए। बेटी को भी देखे बिना लौटते गए। उसके बाद बेडिंग के बारे में धीरे धीरे जानकारी होती गई, वो खो गई। इन्होंने बताया नहीं नहीं, ट्रेन में मैंने एक सहयात्री से सोम करके आया है, इसलिए वो ज़रूर वापस आ जाएगा। एक दिन एक कूली दरवाज़ा खटखटाता है, एक बेडिंग को रख करके जाता है। इनका बेडिंग मिल गया। बेडिंग को खोलते ही उसके अंदर एक रेशम की साड़ी और जैकेट है। उसे देखते ही हमारे कांतम अचंभे में हो जाती है और पति पर शंका करती है, साधारण स्त्रियों की तरह। अपने घर के बेडिंग में कैसे रेशम की साड़ी आई, वो भी बेडिंग खो गई है, अब वापस आ गई, इसमें क्या है रहस्य। बार बार ये बताते हैं, वे पहले विश्वास नहीं करती। उसके बाद एक आदमी आते हैं, ये बेडिंग मेरा है, ये बदल गया, मेरी बेटी ने मेरे बेडिंग समझ करके इसके अंदर रेशम की साड़ी रख ली, इसलिए इन पर अपराध नहीं है, ऐसा बताते हैं। शंका समाधान होता है। पति पत्नी दोनों समाधान होकर पत्नी माफ़ी मांगती गई, मैं भी साधारण मामूली स्त्री है ना, इसलिए शंका कर चुकी, माफ़ कीजिए ऐसा। ये मेरी पत्नी हास्यपूर्ण साधारण मध्यवर्गीय दाम्पत्य जीवन का एक चिन्ह है। मुनिमाणिक्यम की कहानी। अच्छा, दूसरी कहानी पर जाएं। जमदग्नि शर्मा ऐसे नाम के कहानीकार, ये भी मशहूर कहानीकार हैं। ये मनोवैज्ञानिक रूप से तोता और मैना नामक एक कहानी लिखी गई तेलुगु में। इसका हिंदी अनुवाद हम देखते हैं। तोता और मैना शब्द का अर्थ होता है, आप लोगों को मालूम है, तोता शुक पैरट को कहते हैं, मैना मालूम है। लेकिन यहाँ तोता और मैना दोनों गायें हैं। दो गायों को परस्पर स्नेह के बारे में यहाँ कहानी कहते हैं। भावनाओं की स्वाभाविकता तथा सरलता इसमें मिलती है। कहानी आरंभ होता है एक गोधूली वेला, तोता और मैना घर लौटती तथा ये दोनों, एक गेरुआ है एक श्वेत रंग की है, दोनों गायें गोधूली वेला में घर लौटते थे समय ये वर्णन होता है। जगन्नाथ उसका पालन पोषण करने वाला गोपाल। आप लोगों को मालूम है गोधूली वेला माने शाम। उस जमाने में गांवों में रहने वालों को गायें चराकर जब लौटते हैं, गायें चरकर जब लौटती हैं, तब उनके पाँवों से धूली उड़ाते आएंगी। इसके कारण गो से धूली उड़ाने का समय इसलिए गोधूली वेला कहते हैं। वही शाम या संध्या उस समय कहानी है। आते वक्त मैना तब गर्भवती थी। तोता और मैना के आते आते मैना
गर्भ वेदना से, प्रसव वेदना से अलग होकर एक जुर्मुट के में पड़ जाती है। वहाँ अपने बछड़े का जन्म देकर उस प्रसव वेदना असहनीय होने के कारण अपना दम तोड़ती है। तोता व्याकुल अकेली पड़ जाती है। दोनों का स्नेह इतना नहीं, एक दूसरे से अलग होती ही नहीं। अब मैना हमेशा के लिए बिछुड़ गई है, इसलिए तोताल अकेली पड़ गई। मैना के बछड़े से तोता का वात्सल्य, यहाँ वात्सल्य रस ही इस कहानी का बेस है। चाहे पशु हो चाहे आदमी हो, वात्सल्य रस किस तरह होता है इसके बारे में ही यहाँ ज़्यादा दिखाई पड़ता है। ये तोता मैने के बछड़े को अपने बछड़े के समान पालन पोषण करती है, दूध पिलाती है, वात्सल्य दिखाती है। इसी समय जगन्नाथ की पत्नी एक बालक को प्रसूति में देख करके मर जाती है। ये रामैया के घर में जगन्नाथ काम करते हैं। मालिक का नाम है रामैया। रामैया के लिए माँ है, पत्नी है। रामैया की पत्नी भी उस समय गर्भवती होती है, उनका नाम है सीतम्मा। पहले ये जगन्नाथ की पत्नी जो मर चुकी है रामी और सीतम्मा के बीच ये गाढ़ा मित्रता थी, मगर उस बच्चे के जन्म होते ही उसकी माँ मर गई, इसलिए उस बच्चे से उनका घृणा उत्पन्न होती है। सीतम्मा अब रामी की बच्चे से प्यार नहीं करती, वात्सल्य नहीं दिखाती, इस तरह होती है। मगर रामैया की माँ उससे पालन पोषण करती है। उसके बाद एक दिन शेषम्मा को भी एक बच्चा पैदा होता है। अपने बच्चे का पालन पोषण करते समय ये तोता मैना के बछड़े को जिस तरह दूध पिलाकर उस पर वात्सल्य दिखाती है, उसे देखने का मौका उसे मिलती है, तभी उसके मन में बदलाव हो जाती है। साधारण पशु एक गाय, वो भी इतना वात्सल्य दिखाती है, तो मैं क्यों अपनी सहेली रामी के बच्चे को छोड़ दूं, ऐसा सोचकर वो बच्चे को लेकर के दूध पिलाती है। इसे देखकर जगन्नाथ के मन भी खुश हो जाते हैं। इस तरह वात्सल्य रस चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, दोनों के लिए एक ही है। मनुष्य से कुछ बातें पशु सीखती हैं, आज तो पशु से मनुष्य सीखते हैं। सीतम्मा अपने बच्चे के वात्सल्य को, रामी के बच्चे को वात्सल्य दिखाने के तरीका को तोता से ही सीखती है। इस तरह ये वात्सल्य प्रेम का साधारण रूप इसमें इन्होंने दिखाया है। तीसरा है कहानीकार गोपीचंद द्वारा लिखित कर्मवीर कहानी को अब देखें। ये यथार्थवादी कहानी है। साधारण रूप से पति पत्नी दाम्पत्य जीवन ही यहाँ भी देखते हैं, लेकिन रोमन स्टाइल में रूमानी ताकत हम तोड़ नहीं सकते, तो भी भारतीय संस्कृति मरती नहीं। हर हमेशा हमारे अंतर्गत भारतीय संस्कृति है, इसको स्थापित करने के लिए ही एक कहानी लिखी गई है। वेंकैया, तिलकम, शिशिर कुमार तीनों पात्र यहाँ मुख्य पात्र हैं। वेंकैया ही कर्मवीर ये शीर्षक के नायक हैं। वेंकैया एक मजदूरी काम करने वाले ही एक फैक्ट्री में ये लेबर लीडर के समान काम करते हैं। हर हमेशा मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ना, उसके लिए जुलूस निकालना, उसके लिए भाषण देना, ऐसे काम करते हैं। वेंकैया और तिलकम दोनों के बीच में प्रेम साधारण रूप से है, लेकिन तिलकम जब कॉलेज में पढ़ रही थी तब उनके लिए शिशिर कुमार ऐसा एक सहपाठी थे। उन दोनों के बीच में थोड़ा सा प्रेम था। ये शिशिर कुमार कविताएं बनाते थे, ये कविताएं बनाकर इनको सुनाते थे। ये कविताएं सुनकर इन पर प्रेम पड़ गया। बाद को तिलकम की शादी वेंकैया से हो जाती है। इसलिए परिवार में लिप्त न होकर थोड़ा सा निर्लिप्तता से तिलकम जीवन बिताती है। मगर वेंकैया अपने काम में भी मग्न, पत्नी से भी प्रेम, दोनों को बराबर चलाते रहते हैं।
फिर पूर्व स्मृति शैली में कहानी चलती है। एक बार शिशिर कुमार उस गांव में आते ही ये तिलकम को देखने के लिए उनके घर आते हैं। ये वेंकैया भी उनका स्वागत करते हैं। फिर उनके अपने काम के लिए वे 4 दिनों को गांव से बाहर जाना पड़ता है। ये विश्वसनीय मित्र मान करके शिशिर कुमार को घर में रहने के लिए बता करके अतिथि सत्कार करने के लिए तिलकम से बताकर वे बाहर चले जाते हैं। अब तो घर में अकेले तिलकम और शिशिर कुमार रहते हैं। नियमानुसार शिशिर कुमार कविताएं सुनाते हैं, लेकिन पूर्व अनुभव के समान अब उस पर इतना ध्यान, इतना पसंद तिलकम को नहीं होती। जब तक शिशिर कुमार को न देखा तब तक शिशिर कुमार से होने वाले प्रेम की याद होती थी, मगर शिशिर कुमार के बगल में रहते ही उसको वेंकैया के बारे में ही याद होती। यही है हमारी भारतीय संस्कृति। जब शादी हो गई, पत्नी का ध्यान पति पर ही चलता। पूर्व प्रेमी होने पर भी इसको साधारण आदमी ही मानती है। इसकी निर्लिप्तता समझकर शिशिर कुमार भी उब जाते हैं। इसके बीच में 4 दिन हो जाते हैं, वेंकैया लौट जाते हैं। यहाँ का वातावरण समझते हैं, पत्नी का मन भी वो ताड़ता है। उसके बाद शिशिर कुमार को अलविदा ना कह करके ये इन दोनों परस्पर प्रेम करते हैं। अभी तिलकम चरित्र के द्वारा भारतीय संस्कृति में चाहे शादी के पूर्व जो भी प्रेम हो, मगर शादीजुदा हो तो अपने पति से ही हानस्त से, गण्य से रहने वाली स्त्रियां रहती हैं। इसका निरूपण गोपीचंद करते हैं इस कहानी द्वारा। अब हम चौथी कहानी, तमिल वाली कहानी नूर निसा। ये संवेदनशील मनोवैज्ञानिक कहानी के रचयिता हैं ये कूपा राजगोपालन। तमिल के एक प्रसिद्ध कहानी है यह, पर चले जाएं। ये तो पूरा संवेदनशील और मनोवैज्ञानिक कहानी है। ये भी प्रेम की कहानी ही है, मगर शिशिर कुमार और तिलकम का प्रेम अलग है, नूर निसा का प्रेम अलग है। ये भी कथावाचक अपनी आत्म कथात्मक शैली से ही लिखते हैं। मुस्लिम परिवेश का जीवंत चित्रण इसमें किया गया है। कथावाचक स्वतंत्रता सेनानी वेलूर जेल से रिहा होकर 10 साल के बाद बाहर आते हैं। बाल मित्र गुलाम कादिर जब तिरुचि में दोनों रहते थे, तब एक साथ एक स्कूल में सहपाठी रहते थे, घनिष्ठ मित्र भी रहते थे। उस बाल मित्र गुलाम कादिर का विवाह अब होने वाला है, उसके लिए निमंत्रण आया है। 10 साल के बाद अपने बाल मित्र की शादी के लिए हमारे नायक आते हैं। नूर ये गुलाम कादिर की छोटी बहन है। जब लड़कपन में ये किशोरावस्था में गुलाम कादिर के घर जाया करता था, तभी नूर से परिचय है। पहले ये भी खिलाड़ी के समान सहेली बनती थी। सयानी बनने के बाद ये पर्दे के पीछे हो गई, लेकिन दोनों के मन में ये अंग्रेजी में काफ लव कहेंगे ना, उसके अनुसार एक प्रेम उत्पन्न होता है। लेकिन दोनों परस्पर इसका प्रकटीकरण नहीं करते, बिना बताए ही चला जाता है। पहले कादिर और हमारे नायक कथावाचक दोनों एक परस्पर वादा किया है कि एक दूसरे से बताए बिना शादी न करेंगे। इसी कारण इतने साल मित्रता छूट होने के बाद भी ये अपने शादी का निमंत्रण भेजकर इनको लिवा लाता है। आने वाले हमारे कथावाचक दोस्त से बातें करते हैं, शादी में शामिल होते हैं, दोस्त की माताजी से साधारण बातें करते हैं। तब पर्दे के पीछे एक झलक होती है, अर्थात वहाँ नूर इसको ध्यान से सुनते रहती है। उसके बाद नूर उस शाम को इनके हाथ में एक पत्र दे करके चली जाती है। उस पत्र में लिखा है, इस प्रेमा वार्तालाप जो है उस पूरा है, लेकिन शादी करने के लिए या घर में उसे बाहर बताने के लिए दोनों के लिए हिम्मत नहीं। अपने धर्मों का परिपालन, अपने घरों का गौरव, इसे मान करके दोनों अपने अपने प्रेम को मन में ही
संजोए रखते हैं। ये नूर को इनके आते ही मालूम होता है अब तक इनकी शादी नहीं हुई, नूर भी शादी नहीं करूंगी ऐसा उसमें वादा देती है। दोनों अपने प्रेम को अपने मन में रखकर आजीवन प्रेम से ही, मगर शादी किए बिना वो मानसिक प्रेम से ही रहते अपना जीवन पूर्ण करते हैं। अद्भुत प्रेम कहानी है ये, इसमें भी श्रृंगार है, लेकिन ये श्रृंगार जो है फूल के अंदर होने वाले सुगंध के समान बाहर नहीं दिखाई देती। ये श्रृंगार रस का है, लेकिन सुगंध ही है। अगले हम मृत्युदंड के जावें। मृत्युदंड शीर्षक ये तमिल के मशहूर 20वीं सदी के आरंभ में ही बहुत मशहूर लेखक रा कृष्णमूर्ति, इनका पेन नेम कहने से ही सभी लोगों को मालूम पड़ेगा कल्कि। इनके नाम से आज भी एक साप्ताहिक पत्रिका चल रही है। सभी लोगों ने दक्षिण में सुना होगा पोन्नियिन सेल्वन नामक सिनेमा 2023 में पार्ट 1 पार्ट 2। इस पोन्नियिन सेल्वन कहानीकार हैं ये कल्कि रा कृष्णमूर्ति। इनकी एक कहानी है मृत्युदंड। इस मृत्युदंड पर ये स्वतंत्रता के आंदोलन चलने वाले समय में लिखी गई है, इसलिए हमारे नायक हैं स्वतंत्र सेनानी, मगर अन्याय से उनको दंड मिलता है। ये मृत्युदंड शीर्षक इन्होंने किस लिए दिया है पता नहीं, क्योंकि नायक को मृत्युदंड मिलता है, मगर जिन जज ने इनको मृत्युदंड दिया उनको भी वह आत्महत्या के समान हृदरोग होकर के दम तोड़ते हैं। ये मृत्युदंड इसको मिला है या जज को मिला है या तो न्याय को मिला है, हम इसमें बता नहीं सकते। राष्ट्रीय चेतना युक्त विचारों तेज कहानी है ये। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में होने वाले हमारे नायक का नाम है तिरुमलाई। मदगपट्टी नाम के एक गांव में रहने वाले एक युवक हैं। वहाँ आंदोलन में रेलवे पटरी उखाड़ना, आग लगाना, ऐसे कुछ धड़ाधड़ हलचल हो रहा है। विद्रोहियों को पुलिस पकड़ने के लिए जाते हैं, वे जुलूस निकालते हैं। उस समय बंदूक चलाने के कारण कई लाशें वहाँ बिखर जाते हैं। मुकदमा चलता है, स्वतंत्रता आंदोलन के कारण ये चलता है, मगर हमारे तिरुमलाई इसमें भाग नहीं लेता। लेकिन ये स्वतंत्र सेनानी होने के नाते इनको पकड़ने के लिए ब्रिटिश लोगों ने इसे अपराधी बनाकर कैद करते हैं। इनके साथ और भी 20-21 लोगों को भी कैद करते हैं विद्रोहियों के रूप में। तिरुमलाई जब न्यायालय में पहुंचता है तब अष्टोत्तरम अयंगार नामक एक दीवान बहादुर वहाँ के जज बनते हैं। तब वहाँ न्यायपूर्ण तिरुमलाई न्यायवादी है, मालूम है जज को भी, मगर ब्रिटिश वाले इनको दंड देना ही उचित है ऐसा समझकर कई साक्षी बनाते हैं। अष्टोत्तरम अयंगार अपने मन से मानते हैं ये निरपराधी हैं। इनके लिए एक गवाह देने वाले हैं उपय वेदांत सार उपन्यास चक्रवर्ती श्री षटकोपाचार्य स्वामी, उस जमाने में बहुत मशहूर थे। वे साक्षी देते हैं कि मेरे पास बैठकर उस समय तिरुची रेलवे स्टेशन वेटिंग रूम में ये वेदांत सार के बारे में चर्चा कर रहे थे। ऐसा झूठ बोलने वाले नहीं, उनकी साक्षी को मानना ही पड़ता है, मगर ब्रिटिश लोगों के जबरदस्ती के कारण अष्टोत्तरम अयंगार लाचारी बनकर इनको मृत्युदंड देता है। मृत्युदंड देकर मनोवेदना से वे अपने घर में लेटते हैं। तभी 2 दिन के बाद उनका मृत्युदंड चलाना जब होता है सुबह 6 बजे के पहले, उस दिन 4 बजे जब अष्टोत्तरम अयंगार अपने कमरे पर लेटते हैं तभी उस कमरे पर तिरुमलाई आते हैं। उनसे प्रणाम करके कहते हैं मैं सत्य से निरपराधी हूँ, आप मान लीजिए मैंने कोई दोष नहीं किया। तो अष्टोत्तरम अयंगार को मालूम होता है, लेकिन तुरंत 1 मिनट में ये कह करके वे बाहर चले जाते हैं।
उसी दिन और 1 घंटे में उनका मृत्युदंड होने वाला है। ये कैसे भाग करके हमारे कमरे तक आ गए? ऐसा अचंभे से वे अपने दरवाज़ा खोलने का प्रयत्न करते हैं। दरवाज़ा अंदर से ताला लगा हुआ है। अंदर से ताला लगा हुआ इस कमरे पर कैसे तिरुमलाई आकर चले गए? इससे ये विस्मयपूर्ण काम अमानुषीय है, ऐसा ये समझते हैं। 2 दिन के बाद, आजकल के ज़मान वो टीवी वगैरह अब नहीं थे ना, इसलिए 2 दिन के बाद समाचार पत्र में वो खबर मिलती है कि ये तिरुमलाई दंड भोगने 2 घंटे पहले ही 4 बजे ही अपने आप हार्ट अटैक से मर गए। ठीक उसी समय तिरुमलाई अष्टोत्तरम अय्यंगार से मिलने के लिए उनके यहाँ आए थे। ये अमानुष्य वो जो घटना है उसे सोचकर हृदरोग रोकर हार्ट अटैक में ये अष्टोत्तरम अय्यंगार भी अपना दम छोड़ते हैं, स्वर्गवासी बन जाते हैं। इसलिए कि मृत्युदंड किसको मिला? न्याय को मिला, ब्रिटिश को मिला या तिरुमलाई को मिला? नहीं तो जो न्याय अच्छी तरह जान करके भी ऐसा एक दंड दिया है उस अष्टोत्तरम अय्यंगार को मिला। समझ में आता है सारे के सारे के लिए कल्कि ने ठीक तरह से ये शीर्षक दिया है मृत्युदंड। अब हम और एक तमिल कहानी देखेंगे, लेखक चिदंबरम सुब्रमण्यम की चक्रवाक। चक्रवाक एक पक्षी का भी नाम है, एक राग का भी नाम है। चक्रवाक शब्द संस्कृत का है। संस्कृत में जिसे हम चक्रवाक कहते हैं उसे हिंदी में चकवा कहते हैं। वो मुझे तेलुगु कन्नड़ से इतना अभ्यास नहीं है, मगर तमिळ में उसे अंड्रिल परवई कहेंगे। इसका जो खासियत है ये युगल ही रहेंगे, जोड़ी एक छूट जाए तो दूसरा भी जी नहीं सकता, यही इसका खासियत है। इसलिए इस चक्रवाक शीर्षक बहुत उपयुक्त होता है। चिदंबरम सुब्रमण्यम ने प्रकृति सौंदर्य का सम्मोहक के रूप में हमारे नायक को चित्रण किया है। इसमें होने वाले नायक एक गीतकार हैं। रागात्मक संबंध को रोचक ढंग से प्रकृति विषयों को उसमें वर्णित करने वाले हैं। उनका नाम है शिव शर्मा। ये विभिन्न रंगों और रूपों को प्रकृति से लेकर के अपने संगीत के राग रागनियों में डालकर लोगों को आनंदित करता है, लोगों को मनोरंजन कराता है। प्रकृति और दूसरी उनका प्रेयसी। कालांतर में उनकी शादी हो जाती है, उनके लिए एक प्रिय पत्नी मिलती है, दोनों में प्रेमालाप अधिक होता है। ये आधा भाग प्रेयसी और आधा भाग अपने प्रकृति ऐसा उल्लास से जीवन चलाते हैं। ये एक समय होता है प्रेयसी में ज़्यादा ध्यान देने के कारण उनका संगीत में होने वाला ध्यान कम हो जाता है। एक बार प्रेयसी को मायके भेजते हैं, वो अपने माँ बाप सहेली सबको देखने के लिए जाती हैं। वे मायके चलने के बाद 1 सप्ताह तक अकेले रहना पड़ता है हमारे शिव शर्मा को। ये पहले तो अकेले थे, ब्रह्मचारी के रूप में वे संगीत में लय होते थे, मगर अपनी पत्नी से बिछुड़ करके ये वियोग में, यही वियोग श्रृंगार हम प्रवीण उत्तरार्ध में पढ़ेंगे, ये वियोग श्रृंगार, ये वियोग में अपने काम में व्यस्त न होने के कारण तड़पते हैं, पत्नी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सप्ताह होने के बाद भी पत्नी आती नहीं। मैंने पहले ही बताया ये सारी कहानियाँ 80-90 सालों के पहले लिखी हुई हैं। उस ज़माने में आज जैसे ट्रांसपोर्ट नहीं गई। इनके जो ससुराल हैं शिव शर्मा के और शिव शर्मा के वासस्थल है, दोनों के बीच में नदी है। नदी को पार करके इनकी प्रेयसी को लौटना पड़ता है। आते वक्त नदी में बाढ़ होने के नाते बाढ़ में डूब करके ये इनकी प्रेयसी स्वर्गवासी बन जाती है। इस वियोग को, इस दुख को सहन नहीं कर सकते, वे तड़पते हैं, किसी में अपने मन लगाव नहीं करते। उसकी सारी संवेदनाएं प्रेयसी की मृत्यु से
जड़ हो जाती हैं। फिर ये अपने को सूखा मेघ कहते हैं, आवाज को कर गूंगा बन गया हूँ ऐसा सोचते हैं। एक दिन उसने पेड़ की डाली में प्रसन्न चित्त एक चकवा चकवी जोड़ी को देखते हैं। उन दोनों के प्रेमालाप देख करके ये खुश हो जाते हैं, अपने और अपने प्रेयसी के बारे में पुनर्स्मृति करते हैं। उस समय एक बिल्ली आकर के चकवा को हड़प करके चला जाता है। वो चकवी तड़प तड़प करके नीचे गिर जाती है, रोती है, बिलखती है। इसे देख करके इनकी आंखों से भी आंसू बहाने लगता है। तब अपनी प्रेयसी की याद उनको बहुत आ जाता है। उस चकवी को हाथ में लेकर के वो देखते हैं कि वे मर जाती है। चकवी उड़ भी नहीं सकती, तड़प तड़प कर मर जाती है। यही उनका नियम है ना, चकवा के बिना चकवी या चकवी के बिना चकवा रहते ही नहीं। उसे देखते ही शिव शर्मा के मन में होता है, चकवी तुम जैसे अपने जोड़ी को बिछुड़कर मैं क्यों प्राण नहीं छोड़ा, मुझे भी ऐसा ही छोड़ना है। ऐसा सोच करके चकवी को नियमानुसार दाह संस्कार करता है। फिर उससे होने वाले वेदना से उनका प्राकृतिक संगीत जो रुचि बाहर आती है, तब उससे एक राग मिलता है। उस राग को ही वे चक्रवाक ऐसा नाम रखते हैं। वही मैंने बताया, चक्रवाक पक्षी से वो अपने प्रेयसी को बिछुड़ने के कारण शिव शर्मा के कंठ से उनके दिमाग से उत्पन्न होने वाले एक राग का नाम बन जाता है चक्रवाक। ये भी चकवी को बिछड़े हुए चकवा के समान अपने शेष जीवन बिताता है। ये करुणामय कहानी गई, ये प्रेम भी गई, श्रृंगार भी गई, करुणा रस भी गई। इसी चक्रवाक का समाप्त। हृदय की पुकार। पहले हमने तेलुगु कहानियाँ देखी, बाद को तमिल की कहानियाँ देखी। अब धीरे धीरे चलते चलते हम कर्नाटक पहुंच गए, कन्नड़ की कहानी देखेंगे। ये आ न कृष्णा राव लिखित हृदय की पुकार, ये भी वात्सल्य रसपूर्ण कहानी है। पिता और पुत्र के बीच में होने वाले वात्सल्य, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक विधा है जो वात्सल्य जो है वत्स पर ही हो सकता है। वत्स पर माँ बाप को कितना वात्सल्य होता है, कितना प्रेम होता है, कितना करुणा होता है, उतना उनको माँ बाप के बारे में होता नहीं। इस कहानी से हम इसे मानते हैं। तमिल में एक कहावत कहेंगे, पेट्र मनम पित्तु पिल्लै मनम कल्लु। मतलब है कि माँ बाप तो प्रेम से ज़्यादा पागल हो जाते हैं, लेकिन बच्चे उसे अनुभव करके ये फिर वापस नहीं देते, क्योंकि उनके मन पत्थर के समान बन जाते हैं। ऐसा इस कहानी उस तत्व को हमें समझाते हैं। हृदय की पुकार। अपने बेटे को मुंह से पुकार नहीं कर सकने वाले मोहम्मद सारंगी वादक हैं। सारंगी वादन करते करते अपने जीवन बिताते हैं। अपने मातृहीन बेटे को भी पालन पोषण करते हैं। ये माँ बाप दोनों को वात्सल्य दिखा करके बच्चे को इतना प्यार से वे पुचकारते हैं, पालते हैं। बेटे का नाम है उस्मान। उस्मान को भी संगीत और वाद्य सिखाते हैं। उस्मान किशोरावस्था से युवावस्था तक पहुंचते हैं। तब एक सुंदर युवक, वो सुरीले आवाज़ वाला और वादन में अच्छी तरह बजाने वाला बन जाता है। फिर वो बाहर जाकर के एक कलकत्ता पहुंचकर एक नाटक कंपनी में वहाँ के नायक के रूप में भर्ती हो जाते हैं। पिताजी यहाँ अकेले सारंग वादन करते गांव में रहते हैं। कलकत्ता में काम करने वाले ये अपने सुरीले आवाज़ और सुंदर अभिनय के कारण बहुत मशहूर बन जाते हैं। एक प्रबल अभिनेता बन जाते हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं। धीरे धीरे उनके जीवन में एक स्त्री भी आ जाती गई, उनका नाम है प्यारी। ये प्यारी उस कंपनी में इन्होंने व्यवस्थापक के तौर पर रहने के कारण प्यारी को वहाँ अभिनेत्री के रूप में भर्ती कराता है।
प्यारी से प्यारी धीरे धीरे उनकी प्यारी हो जाती है। दोनों का प्रेम धीरे धीरे चलते रहता है। एक ज़माना बदलते जाता है। चक्रवत परिवर्तन थे दुखानि च सुखानि च। इसके अनुसार सुख मात्र जीवन में नहीं है। सुख में रहते समय भी पिताजी की स्मरण करते ही नहीं, पिताजी से कोई संपर्क करते ही नहीं। पिताजी प्रतिदिन इनके इंतज़ार में ही अपना जीवन बिताते हैं। एक समय लाचार होकर वे कलकत्ता तक पहुंचते हैं बेटे से मिलने के लिए। दुर्भाग्यवश उस समय वो बेटा दिल्ली चला जाता है। ये निराशा से मोहम्मद लौट जाता है अपने गांव। इसी दुख से वे रोगग्रस्त हो जाते हैं, अस्पताल में भी भर्ती हो जाते हैं। ये अलग बात है। यहाँ उस्मान की गति हमेशा ऊंचे नहीं रहता। आजकल उसके लिए कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, ज़्यादा सुनने वाला नहीं है, इसलिए उनका मार्केट घट जाता है। उसके मार्केट घट जाने के कारण प्यारी भी उसको छोड़ करके चली जाती है। अंत में दुखी होकर के जिस तरह यहाँ से निकला उसी तरह अपने गांव वापस आता है। तभी उनको पिताजी के वात्सल्य पता चलता है। पिताजी को खोज करके ये तलाश करके करके चलते हैं। बाद को अस्पताल में देखते हैं। अस्पताल में उस्मान को देखते ही एक बार आंखें खोलकर अपने बेटे को अंतिम दर्शन करके मोहम्मद चल बसते हैं। बस पिताजी के लिए जो कर्तव्य निभाना है उन्होंने निभाया नहीं, अपने जीवन को भी अच्छी तरह चलाया नहीं। ये अपने घमंड के कारण अपने जीवन को भी गंवाया, पिताजी के जीवन को भी नाश कराया। मगर मोहम्मद अंत तक अपने वात्सल्य से ही सांस रखते हैं। अपने वात्सल्यपूर्ण बेटे को देखते ही सांस छोड़ते हैं। उनके हृदय की पुकार को बेटा सुना ही नहीं। अंतिम सांस तक, अंतिम सांस में ही ये पुकार सुनकर आते हैं, अंतिम दर्शन देते हैं। ये कहानी, करुणापूर्ण कहानी इस तरह खत्म हो जाती है। अब हम कन्नड़ में और एक कहानी देखेंगे। लेखक का नाम है कंडे गोडलू शंकर भट्ट। नाम है कैदी। कैदी शब्द सारे दक्षिण में होने वाले प्रांत वालों को मालूम है। कैद में रहने वाले कैदी कहते हैं। ये कैदी पिछले कहानी में हमने देखा था, एक को निरपराध होकर के दंड पाने वाले, वैसे ही ये भी निरपराध होकर के दंड पाने वाले, मगर कैदी बन गए। ये दिनकर नाम का नायक हैं। दिनकर एक साधारण युवक है। उन पर दोषारोपण है, एक स्त्री को खुले रास्ते पर मानभंग करने की कोशिश की। इसके लिए 4 साल के लिए उसको दंड मिलता है। वो जेल जाता है। अपने ओर से वो कुछ भी नहीं करता। इसलिए वहाँ शंभुलिंगैया नामक जेल अधिकारी हैं। वे उनको बड़े दुष्ट मान करके एक अकेले सेल में डाल देते हैं। लेकिन धीरे धीरे मालूम होता है वे बहुत शांत स्वभाव के हैं और अच्छे काम करने वाले भी हैं। इनको पहरेदार के काम दे करके बाहर भी छोड़ते हैं शंभुलिंगैया। ये बाहर आकर के जेल के सारे बगिए को अपने देखभाल में लेते हैं। वहाँ पौधे इनके परवरिश से हंसने लगे, फूलने लगे, पलने लगे। शंभुलिंगा के लिए एक बेटी है लीला। शंभुलिंगैया मातृहीन अपनी लीला को पालन पोषण करते उस जेल के अहाते के अंदर ही अपने आवास बनकर रखते हैं। पहले जो सोचने वाली लीला बाद को बगिया को आते देखती है। बगिया आजकल बहुत वृद्धि हो गई है, उसको भी फूल और प्रकृति पौधों में प्यार है। उसकी वृद्धि को देखकर कौन से करने वाले, ऐसा सोचकर पिताजी से पूछते हैं। पिता और बेटी जान लेते हैं कि ये सबके सब दिनकर के कार्रवाई हैं। इसमें ऐसे ही कुछ ज़माने चलते रहते हैं। 4 साल होने के बाद इनकी रिहा हो जाता है जेल से। ये रिहा हो जाने के समय लीला और दिनकर अक्सर बात करने तक हो जाते हैं। एक दिन
दिनकर अपने मन को खोलकर लीला से कहते हैं कि मैं तो निरपराधी हूँ। कल्याणी नामक मेरी एक कॉलेज सहपाठिन थी। वो कल्याणी और सुब्बैया जमींदार के बेटे मनोहर ने कल्याणी से प्रेमालाप किया। कल्याणी ने उसका खंडन कर दिया। उसके बाद मुझसे प्रेम करने के लिए एक खत भी दिया। मैं उसको तिरस्कार कर दिया। उस गुस्से के कारण ये मनोहर से मिलकर कल्याणी मुझे ऐसा एक नाटक रच करके कैदी बनाया है, ऐसा अपनी कहानी वे सुनाते हैं। तो मैं कल्याणी को दिखा सकता हूँ, मगर एक महिला के जीवन में ऐसा एक अपमान न होवे, इसलिए मैं सहिष्णुता से इसे सहकर 4 साल कारावास में बस गया, ऐसा अपनी आत्मकहानी बताते हैं। इसे सुनकर के लीला द्रवित होती है, मगर हमने नूरुनिसा कहानी में जो देखा उसी के समान दोनों के मन में प्रेम होने के बाद भी एक दूसरे से प्रकट ही नहीं कर सकते। अपनी कहानी सुनाकर ये बगिया, लीला, कारागृह सबको छोड़कर मुक्ति पाकर बाहर चला जाता है दिनकर। उसके बाद अगले दिन शंभुलिंगैया अपने बेटी को हंसमुख से आकर के बताते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने शादी तय किया है। ऐसा ये मालूम है क्या, ये क्लाइमैक्स है। ये वरह जमींदार सुब्बैया के बेटा मनोहर लाचार होकर अपने गृह के आचार के अनुसार कल्याणी उसे स्वीकृत करती है। दोनों का प्रेम ऐसे वियोग श्रृंगार में हो जाता है। ये कैदी लीला के मन में कैदी बनकर रखते हैं, लेकिन उनके लिए मुक्ति ही नहीं, कारागृह से मुक्ति हो करके वे स्वतंत्र पुरुष बन जाते हैं। अच्छा, हम अब कन्नड़ से कर्नाटक से जरा सरक करके हम केरल तक जाएंगे। अब हम देखेंगे बीबी की कथा लेखन, ईवी कृष्णपिल्लई नामक लेखक की कथा। ये कृष्णपिल्लई की कथा में बीबी की कथा लेखन कहानी कथावाचक अपनी बीबी के नाम से कहते हैं। ये भी नियमानुसार कथावाचक अपने आत्मकथा शैली से ही लिखते हैं। अपनी बीबी कहते हैं। ये हास्य व्यंग्य परक कहानी होती है। हमने करुणा रस में 2-3 देखा है, जैसे हृदय की पुकार, नूरुनिसा, कैदी वगैरह। इसके लिए एक दवा है ये हास्य परक कथा। कथावाचक की पत्नी वो भी कथा लिखने वाली लेखिका बनना चाहती है। ये लेखिका बनने के लिए जो कोशिश करते हैं, पहले इसका स्वागत कैसे पति करते हैं, बाद को इसका परिणाम क्या होता है, यही इस कहानी में हास्य है। ये कहानी लिखने के लिए शुरू करती है, लिखती रहती है। ये नाम है उनका अम्मुकुटी। एक छोटा सा लड़का है, बेटा है उसका कुट्टप्पन। कुट्टप्पन बीच में आवे तो भी हमारे क्रिएटिव सेंस भंग हो जाएगा, ऐसा सोच करके ये अम्मुकुटी अपने पति को बेटे के पालने का भार सौंपती है। इसलिए इनको और भी उब जाते हैं। ये पत्नी को जो कथा लिखने की तरीका उनको भाता नहीं, इसमें हमारे लिए एक भार भी आ गया। हमेशा शरारत करने वाला बेटा है, उनका देखरेख करना इनके लिए तकलीफ बन जाता है। लेकिन अम्मुकुटी धीरे धीरे कहानी लिखने से उपन्यास लिखने की इच्छा प्रकट करती है। इसके लिए अपने ज़मीन बेच करके सामग्रियां खरीदना पड़ता है। इतना खर्च करके उपन्यास लिखने वाली उसमें रुचि होकर अनुभव करते करते लिखती है। एक बार वो कहानी के नायक को, ये कुमारन नायर, ये जो हैं हमारे कथावाचक उनके मित्र हैं, उनके समान एक रूप मिलता है कथावाचक को। क्या हीरो हमारे दोस्त के समान दिखता है? शायद हमारे दोस्त में इसकी रुचि होती है क्या? ऐसा एक शंका उत्पन्न होता है उसके मन में। बाद को एक रात, चांदनी रात में अम्मुकुटी उठ करके रात बगिया में जाती है, बगिया में घंटों बिताती है। तभी उनकी शंका बढ़ जाती है कथावाचक को, शायद ये बगिया में जाकर कुमारन नायर से मिलने के लिए कोई कोशिश कर रही है क्या?
ये भी पीछा करके इंतज़ार में ही बैठे हैं, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बाद को आने के बाद एक अपना उपन्यास सुनाने के लिए पति को बुलाती गई। पति नहीं आते तो पति के मित्र को बुलाती गई, उनको बिठा करके ये अपना उपन्यास सुनाती गई। तभी तो इनका शंका, पति का शंका और भी ज़्यादा हो जाता है। ये अमुकुटी कहती गई, मैं जो भी लिखता हूँ स्व अनुभव से ही लिखना चाहती हूँ, इसलिए चांदनी रात को एक प्रेमी और प्रेमिका का मिलन किस तरह होता है इसका अनुभव करने के लिए मैं एक रात भर चांदनी रात में बैठ करके उसका अनुभव किया, ऐसा ये बताती है। इसे सुन करके शायद इन दोनों ही मिलकर के वहाँ वार्तालाप किए होंगे, ऐसा अपने शंका को और भी बढ़ाते हैं हमारे कथावाचक। बाद को एक समाप्त करती है अपने नायक के बारे में, ये उतना शिष्ट नहीं है, उतना ठीक नहीं है, ये बुद्धू है, ये नालायक है, ऐसे वैसे कहने पर इसका समाधान हो जाता है। लेकिन इसे सुनते ही पति एक तमाचा मारता है पत्नी को, उससे ये उपन्यास लिखना भी छोड़ दिया, कुटुंब में होने वाले हलचल भी पूरा हो गया। इस वार्तालाप पूरा पढ़ने से हमारे लिए ये हास्य का रस मिलेगा। ये हमारे आने वाले रस में हास्य रस का एक कहानी है। हास्य रस की पूरा अनुभव हमें लेना है तो कहानी पूरा पढ़ना है। हमारे लिए समय अभाव के कारण हम पूरी कहानी कह नहीं सकते। छात्र ज़रा ध्यान से पढ़ें तो उसको स्वाद ले सकते हैं। ठीक है। तकड़ी शिवशंकरम पिल्लई नाम का मशहूर, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मलयालम जानने वाले मात्र नहीं सारे दक्षिण के लोग जानेंगे तकड़ी शिवशंकरम पिल्लई के बारे में। उनकी एक छोटी कहानी है बाढ़ में, उनके बाढ़ में ये भी एक छोटी कहानी। ये एक वो आजकल मद्रास में होने वाली बाढ़ के समय हम इस कहानी के बारे में बताते हैं। एक गांव में रहने वाले साधारण आदमी है चन्नन। चन्नन एक झोंपड़ी में रहते हैं, अपने पत्नी, गर्भवती, 4 बच्चे, एक कुत्ता, एक बिल्ली के साथ रहते हैं। तब वहाँ बाढ़ हो जाता है। वर्षा तो धड़ाधड़ मूसलधार पानी बरसता है। 1 दिन 2 दिन ये इंतज़ार में बैठे हैं, कोई बचाव होगा, कोई बचाव नहीं मिला। उसके बाद तीसरे दिन एक नाव में अपने गर्भवती 4 बच्चों और बिल्ली को लेकर के वे बच जाने की कोशिश करते हैं। तब अपने कुत्ते को भूल से वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। ये कुत्ता झोंपड़ी के छत पर उठ करके बैठता है। सारे के सारे लोग जाते रहते हैं, कोई इसे देखने वाले नहीं है, इसकी सहायता करने वाले नहीं है। वे करुणामय दृष्टि से सभी को देखते बैठते हैं। तभी कुछ लाशें वहाँ जाते हैं, उस लाश से कुछ लेकर के अपना भूख मिटा करके वे इंतज़ार में बैठे हैं। 3 दिन ये झोंपड़ी धीरे धीरे धंस करके छत भी पानी के अंदर चला जाता है। तब भी एक परिवार वहाँ नाव में जाते हैं, इस कुत्ते पर ध्यान नहीं देते, अपने अपने स्वार्थ से इस जीवन पर करुणा कोई नहीं चलाते। इस समय ये पानी में डूब करके ये कुत्ता मर ही जाता है। इस करुणामय कहानी ये करुणा रस मात्र ही है। इसमें मनुष्य की स्वार्थता, बाकी लोगों पर ध्यान न देना, अपने अपने आपत्ति से बचाना, इसके बारे में एक करुणामय कहानी ने तगड़ी शिवशंकरम पिल्लई ने लिखी है। मेरे प्रिय प्रवीण के छात्र लोग, आपके लिए फिर भी बधाइयाँ। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश मैंने की है। ये दक्षिण की कथाएं पहले ही मैंने बताया है, ये कथा है। हमारे साहित्य में पठित अपठित ऐसा 2 भाग हैं। पठित माने अंग्रेजी में जो हम कहते हैं डिटेल स्टडी, अपठित माने नॉन डिटेल स्टडी। इसका मतलब यह है कि डिटेल नहीं चाहिए ऐसा नहीं, उसे सिंहावलोकन की दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। इसे विहंगावलोकन इसलिए ही मैंने पहले बताया, कहानी के बारे में जानकर, कहानी के अंतर्गत होने वाला रस, कहानी होने वाले कथा वस्तु,
कहानीकार का श्रेय, कहानीकार का ध्येय, इसके बारे में लिखना ही प्रवीण छात्रों के लिए मुख्य है। इसे ध्यान में रख करके इसमें जिन कहानियों को आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, कम से कम 6-7 कहानियाँ पढ़ेंगे तो ज़रूर परीक्षा में अच्छी तरह लिख सकते हैं। दोबारा मैं बताता हूँ, कहानीकार का ध्येय, कहानीकार का श्रेय, कहानी में होने वाला रस, कहानी की कथा वस्तु, इसके बारे में बताना ही हमारा स्तर है, हमारा लेवल है। सिर्फ कहानी, राम कहानी के समान कहना हमारा स्तर नहीं है। ध्यान में रख करके सब प्रवीण हो जाएं, पूर्वार्ध से उत्तरार्ध को चले जाएं। मेरी बधाइयाँ सभा की ओर से और मेरी ओर से बधाइयाँ। धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको उपयोगी सिद्ध हुआ है। हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करने में सभा की सहायता करना और उसके कार्यकलापों के बारे में आपको अवगत कराना ही इस चैनल का मुख्य लक्ष्य है। अतः आपसे विनय पूर्वक यह निवेदन करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसकी यात्रा में हमें सपोर्ट प्रदान कीजिए। साथ ही इसमें आने वाले सारे वीडियोस को देखिए और लाइक व शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसमें आने वाले नए वीडियोस की प्रतीक्षा कीजिए।